हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं फ़रहीन ज़ाहिद। मैंने यूपीपीएससी 2022 में रैंक 14 सिक्योर की है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ यूपी की। इसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ यूपी के कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे। स्पेशली ये जो सेशंस हैं इसमें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो वाले एस्पेक्ट्स जो कि हम मेंस में अपने जो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पे हम स्किप कर जाते हैं, या फिर अब जो नया जो ट्रेंड है जैसे कि यूपी का जो 2023 का जो पेपर अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे जो एक यूपी स्पेशल की जो रिक्वायरमेंट है उस पेपर में, वहाँ पे उन एरियाज़ को हमें कैसे कवर अप करना है। यहाँ पे इस सेशन में मैं उन चीज़ों को जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं जो कि हम अपनी जनरल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं ऑलरेडी, जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी जो स्पेक्ट्रम है या फिर आपकी जो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ हैं जो आप पढ़ते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। मैं वो वाले एस्पेक्ट डिस्कस करूँगी जिससे आप अपने यूपी के आंसर्स के लिए जो यूपी स्पेशल जो आंसर्स हैं उसमें कैसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और जिससे आप अपने आंसर को और ज़्यादा यूपी स्पेसिफिक बना सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, और उसको कैसे आपको यूज़ करना है इस पे आज मैं बात करूँगी। और ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने जो मेरा यूपी पीएससी 2022 वाला अटेम्प्ट था उसमें यूपी स्पेशल का पेपर नहीं था, लेकिन जो जीएस 1 के जो क्वेश्चंस थे, जो जनरल क्वेश्चंस थे, उसमें मैंने कोशिश की कि कैसे मैं थोड़ा थोड़ा यूपी स्पेसिफिक डेटा इनकॉर्पोरेट करने की करूं, ताकि जो आंसर है वो यूपी पीएससी का आंसर ज़्यादा लगे, ना कि एक जनरल आंसर या फिर यूपीएससी के आंसर को थोड़ा सा यूपीएससी से थोड़ा डिफरेंशिएट करने की मैंने कोशिश की। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी काम कर सकती है। तो इस पे एक बार आगे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यूपी के बारे में कुछ यूपी की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यूपी को इनिशियल ईयर्स में जब हम यूपी की हिस्ट्री की बात करते हैं तो यूपी को मध्य देश के नाम से जाना जाता है। जब भी आप यूपी के बारे में बताएंगे, यूपी की हिस्ट्री बताएंगे, अगर आपने एक कीवर्ड मेंशन कर दिया है, मैं यहाँ पे आपसे उन कीवर्ड्स की बात कर रही हूँ जिससे आपका जो आंसर है उसमें एक वैल्यू एडिशन होगा, जो आपके आंसर की क्वालिटी है वो कैसे इम्प्रूव होगी, मैं उस पे बात करूँगी। तो यूपी में अगर हम देखें तो मध्य देश के नाम से जानते थे यूपी को। और प्री हिस्टोरिक पीरियड पे हम सबसे पहले हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की। प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है वो वाला पीरियड है जो कि जिसमें जो स्टोन के जो टूल्स थे, जो स्टोन के इम्प्लीमेंट्स थे वो यूज़ होते थे। या आप अपने जो एंशंट हिस्ट्री की बुक्स हैं, जो एनसीईआरटीज़ हैं, उसमें पढ़ेंगे। मैं इसमें वैल्यू ऐड करूँगी जो कि यूपी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि प्री हिस्टोरिक एज में हमें यूपी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती, बहुत कम। जो एक्सकेवेशंस हैं वो बहुत कम है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकली। अगर देखते हैं हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी इज देखिए, आप क्रोनोलॉजी की बात करते हो, टाइम स्टैम्प की बात करते हो, तो जो पेलियोलिथिक एज है, पेलियोलिथिक इज़ अबाउट प्री हिस्टोरिक पीरियड। पेलियोलिथिक में कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो हमें यूपी में देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक बेलान वैली, बेलान वैली की साइट है जो कि हमें ईस्टर्न यूपी वाला जो बेल्ट है वहाँ पे बेलान बेलान जो वैली है, जो कि आपके कैमूर जो हिल्स हैं, कैमूर हिल्स के आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर एक सिंगरौली बेसिन है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली बेसिन, सिंगरौली में कोल फील्ड्स भी हैं। और हम जब एक्सकेवेशंस करते हैं तो हमें प्री हिस्टोरिक कुछ ऐसे टूल्स, कुछ प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स यहाँ पे इसके एक्सकेवेशन से मिलते हैं। फिर हमें एग्जाम्पल में अगर यूज़ करना है यूपी के लिए, हम लिखेंगे अपना प्री हिस्टोरिक कंटेंट जो कि हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, लेकिन हम यूपी का आंसर जब लिखेंगे तो वी हैव टू मेक श्योर कि कुछ यूपी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम उसमें ऐड करें। जैसे कि सिंगरौली बेसिन यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, सोनभद्र में चाकिया मेंशन कर सकते थे, चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो कि आपके जो ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ यूपी है, वहाँ पे हम चंदौली डिस्ट्रिक्ट में चाकिया एक साइट है जो कि प्री हिस्टोरिक साइट है कि पेलियोलिथिक पीरियड की। ललितपुर में कुछ एविडेंसेस मिले हैं प्री हिस्टोरिक आपके पेलियोलिथिक टाइम के। और बांदा डिस्ट्रिक्ट जो कि बुंदेलखंड वाला जो भी रीजन है, वहाँ पे बांदा डिस्ट्रिक्ट में निही और एक गोपीपुर एक साइट है। तो वो हमें ये जो साइट्स हैं गोपीपुर और निही,
तो ये कुछ प्री हिस्टोरिक में पैलियोलिथिक टाइम की इंफॉर्मेशन थी जो कि यूपी से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम मीज़ोलिथिक टाइम की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, या फिर किसी ना किसी कल्चर के एस्पेक्ट में किसी कल्चर के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि यहाँ से हमें कौन सी ऐसी चीज़ें या फिर कौन से ऐसे टूल्स मिले हैं, या फिर हम अपने आंसर को एनरिच करना चाहते हैं अगर, तो हमें यूपी स्पेसिफिक अगर इन्फॉर्मेशन कोई देनी है, मीज़ोलिथिक पीरियड जो है, मीज़ोलिथिक पीरियड में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं फूलपुर का, या फिर पुरवा। बारा एरिया इलाहाबाद रीजन का। सराय नहर राय का एग्जाम्पल दे सकते हैं, महादाहा, दमदमा और प्रतापगढ़, ये सब यूपी के साइड्स हैं जो कि मीज़ोलिथिक पीरियड के हैं। अगेन हम बिलान वैली और सोन वैली का एग्जाम्पल, कैटल और शीप रेयरिंग, डोमेस्टिकेशन यहाँ पे हो रहा था, तो यहाँ पे हम मीज़ोलिथिक का एग्जाम्पल देंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है प्री हिस्टोरिक की हिस्टोरिकल पार्ट है, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में कुछ साइट्स ऐसे दे सकता है वो, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, जिसको आपको मैच करना होगा, यहाँ पे आप उसको मैच कर सकते हैं मोस्टली। लेकिन मैं जो आपको एक मैं जो यहाँ पे कंटेंट की जिस कंटेंट की बात कर रही हूँ, मैं यूपी स्पेशल, जो कि स्पेशली आप अपने मेंस के जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो जनरल कंटेंट से आप अपने आंसर को कैसे अलग करेंगे, बाकियों से आप अपने आंसर को कैसे अलग करेंगे, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये जब मैंने 2022 का अटेम्प्ट दिया था तो मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स इस तरह से बना रखे थे, तो मैं उसके थ्रू आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आप अपने आंसर्स में वैल्यू ऐड करें। नेक्स्ट देखते हैं। नियोलिथिक साइट्स हैं कुछ, जल्दी जल्दी ये जो प्री हिस्टोरिक वाली साइट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें मेंस में यूज़फुल नहीं रहती हैं, क्योंकि इतना पीछे जाके पिछले अगर हम ट्रेंड देखेंगे, पेपर देखेंगे, तो मोस्टली जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में जो रीसेंट डेवलपमेंट है या फिर कल्चर वाला एस्पेक्ट है वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ताकि इससे जो भी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है उसको हम अपने आंसर में यूज़ करेंगे। नियोलिथिक जैसे कि पीरियड है, कोल्डीवा, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, यहाँ पे स्टोन के इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं विच आर वेरी मच शार्प एंड वेरी मच स्मॉल। ये नियोलिथिक पीरियड का एक कैरेक्टरिस्टिक था कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो हमारे टूल्स थे, वो छोटे होते गए। अगेन लाहौरा देवा एक साइट है यूपी में जिसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर टेक्निक देखने को मिलती है, कॉपर का हमें एरो हेड मिलता है, फिशिंग हुक्स मिलते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये लाहौरा देवा जो साइट है, अगर आप अपने आंसर में इसको यूज़ करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट एन एज ओवर द अदर जो जनरल जो कंटेंट लिख रहा है उसके कंपैरिजन में। फिर हम इसमें बात करते हैं आईवीसी की। जब हम आईवीसी की बात करेंगे तो एक ब्रॉन्ज एज है ये, ऑकर कलर पॉटरी, ओसीपी कल्चर है, अराउंड 3000 बीसी का। गंगा यमुना प्लेन्स जो हैं हमारे यहाँ, क्योंकि आईवीसी क्या था, आईवीसी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन था जो कि मोस्टली हमें वो पंजाब और सिंध वाले रीजन में देखने को मिलता है, लेकिन उसके कुछ साइट्स हैं जो कि कंटेम्प्रेरी हैं, जो कि यूपी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे मिलते हैं हमें। जैसे कि गंगा यमुना प्लेन्स में कुछ कंटेम्प्रेरी साइट्स हैं जो कि आईवीसी के कंटेम्प्रेरी भी हैं और सक्सेसर भी हैं, क्योंकि बाद में आगे जो वैदिक एक सिविलाइजेशन शुरू हुई थी या फिर वैदिक एज आया, जो मेकिंग अप ऑफ द महाजनपदास, वो सारे इस एरिया में, यूपी वाला जो बेल्ट है यहाँ पे आया था। फिर इसमें अगर हमें एक एग्जांपल देखना है आईवीसी का, तो हमें एक कॉपर होर्ड कल्चर देखने को मिलता है जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी में देखने को। कॉपर होर्ड कल्चर है, इसमें औरैया का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। औरैया के कॉपर होर्ड्स हैं जो कि सिंध रिवर के आसपास है। औरैया कॉपर होर्ड को आप एज एन एग्जाम्पल इंडस वैली के क्वेश्चन में अपने यूपी के स्पेशल पेपर में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें और बात कर लेते हैं, अगर हम इंडस वैली की बात करें तो हमें रेड वेयर देखने को मिलता है सहारनपुर में, बदायूं, शाहजहांपुर और इटावा वाले एरियाज में। रेड वेयर क्या है? रेड वेयर पॉटरी है। हम अगर स्पेसिफिक एग्जांपल मेंशन करते हैं, सहारनपुर है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, तो ये हमें ये दिखाता है कि हमें स्पेसिफिक
यूपी की इन्फॉर्मेशन, जो यूपी की स्पेसिफिक नॉलेज है वो हमें है, इसलिए हमारा वो जो आंसर है वो ज़्यादा वैल्यू एडेड बन के आता है। फिर हम महाजनपदा की बात करें, महाजनपदास टोटल हम सब पढ़ते हैं एनसीईआरटीज में कि 16 टोटल महाजनपदास हैं, लेकिन आउट ऑफ दो 16 8 वर इन यूपी। ये जो नेम्स हैं, कुरु, पंचाल, तोरासेनी, मथुरा वाला रीजन है, वत्सा वाला जो एम्पायर है, कोसला, मल्ला, काशी, चेती किंगडम, चेती बुंदेलखंड वाला रीजन है, मोस्टली वो जो बांदा वाला एरिया है उसको चेती किंगडम बोलते हैं। वत्सा वाला जो रीजन है ये आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी वाला जो बेल्ट है इस ये वत्सा रीजन है। तो इस तरह से जो महाजनपदास हैं, 8 आउट ऑफ 16 टोटल महाजनपदास जो हैं वो यूपी में हैं। इसको आप अलग अलग तरह से इसको इन्फॉर्मेशन को प्रीलिम्स के लिए और अपने मेंस की आंसर राइटिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अशोकन पिलर्स के बारे में। ये कुछ हिस्टोरिकल कुछ ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं या फिर हिस्टोरिकल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आपके यूपी स्पेशल के पेपर्स के लिए या फिर जो आप जीएस 1 के आंसर लिखोगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे एज एन एग्जांपल आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे अपने 2022 वाले जो अटेम्प्ट में मैंने दिया था उसमें मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। फिर अशोकन पिलर्स हैं। अशोकन पिलर्स सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, सांकिस्सा, बस्ती, मिर्ज़ापुर, ये कुछ रीजन्स हैं। जब भी आप अशोकन पिलर्स की बात करेंगे, मोस्टली अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो उसमें जो पिलर्स के बारे में क्वेश्चन है या फिर स्तूपा आर्ट है, पिलर आर्ट है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमेशा ये क्वेश्चन रिकरेंट थीम है। तो जब जब आप आंसर कर रहे हैं उसको, तो पिलर्स के बारे में आप मेंशन करें, लेकिन जो यूपी में जो पिलर्स अवेलेबल हैं अगर आप उनके एग्जांपल्स देते हैं तो वो आपके आंसर में और ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। इसके साथ साथ कोशिश करें जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पिलर के बारे में पूछ रहे हैं, स्तूपा के बारे में पूछ रहे हैं, तो ट्राई टू मेक अ डायग्राम ऑल्सो। आप पॉसिबल है तो पिलर का एक डायग्राम या स्तूपा का एक छोटा सा डायग्राम उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए कि अगर पिलर है तो वो सारनाथ वाला पिलर बना के उसका एबकस वाला जो रीजन है या फिर उसमें नीचे जो पिलर है एबकस में क्या है, जो उसका जो व्हील है एक, वो चीज़ें आप 2-3 चीज़ें अपने डायग्राम में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हैं अपने आंसर को वैल्यू ऐड करने के लिए। फिर यूपी में अगर हम यूपी की हिस्ट्री की बात करें तो शुंगाज, कनवाज, अयोध्या, साकेत वाला रीजन है। ये एक हिस्टोरिकल एक जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि प्री हिस्टोरिक से लेके जब प्री हिस्टोरिक के बाद जो वैदिक कल्चर था, महाजनपदास का टाइम था, उसके बाद जो किंगडम्स बनना शुरू हुए, मौर्यन एम्पायर बना। मौर्यन एम्पायर में हमने अशोकन पिलर्स की बात की। तो शुंगाज और कनवाज के जो एम्पायर्स थे वो इस एरिया के अराउंड, अयोध्या रीजन के अराउंड है, तो ये भी इसलिए भी यूपी का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। फिर हम देखते हैं पिलर्स ऑफ। जब भी क्वेश्चन आएगा आर्ट एंड कल्चर में पिलर्स के ऊपर या फिर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जब भी कुछ बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उस पर क्वेश्चन आता है, तो हमें पिलर का एग्जांपल हम दे सकते हैं वहाँ पे, या फिर डायरेक्टली भी कभी पिलर पे क्वेश्चन आ सकता है यूपी में GS1 के पेपर में, या फिर यूपी स्पेशल में भी पेपर जो 5 है आपका उसमें भी पिलर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें हम कौन कौन से पिलर्स मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम एग्जांपल्स फ्रॉम यूपी। इसमें सबसे पहले अशोकन पिलर के बारे में हम बता सकते हैं। जो बुद्धिस्ट जो पिलर्स हैं, तो 4 आउट ऑफ 8 जो बुद्धिस्ट पिलर्स हैं वो यूपी में अवेलेबल हैं, जिसमें आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये पिलर जो थे वो राउंड थे, मोनोलिथिक स्मूथ पिलर्स थे। अशोकन पिलर्स जो हैं बुद्धिस्ट टाइम के, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर गुप्ता के टाइम के पिलर्स, गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत फेवरेट टॉपिक है, यूपीपीएससी में कभी भी पूछ सकते हैं। और इसके पहले भी जो मैंने एक सेशन आपसे लिया था जिसमें मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया था, तो उसमें भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बार बार क्वेश्चन रिकरेंट आ रहा है। तो गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्वाड्रेंगुलर पिलर है, ऑक्टागोनल शेप का है, भीतरी का एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं क्योंकि स्कंदगुप्त का भीतरी पिलर एग्जांपल फ्रॉम यूपी। फिर प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में है, ये समुद्रगुप्त के लिए समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शन है ये।
सारनाथ और धामेक का स्तूपा आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। इसके अलावा फिर बार बार मैं यही कहती हूँ कि आप जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे तो उसको एनरिच करने के लिए डायग्राम्स बनाने की कोशिश करें। पिलर अगर आप दिखा रहे हैं तो पिलर को डायग्राम के थ्रू दिखाएं, और उसमें एग्जाम्पल, जब भी आप डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बनाने के बाद यू कैन ऑलवेज ऐड एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में आप सारनाथ का स्तूपा, धामेक का स्तूपा, इस तरह से आप स्तूपा इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पॉटरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी में। पॉटरी, जब भी हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक एज से लेके शुरू करते हैं। पॉटरी का एग्जिस्टेंस जो हुआ था वो नियोलिथिक टाइम से शुरू हुआ था। अब इसमें जब हम यूपी की पॉटरी की बात करते हैं तो यूपी की पॉटरी में सबसे पहले ऑकर कलर्ड पॉटरी है। ऑकर कलर्ड पॉटरी चालकोलिथिक जो एज है आपकी, चालकोलिथिक अभी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कवर किया था। इसमें हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और अहित छत्र वाला जो रीजन है, हस्तिनापुर, अहित छत्र और अतरंजी खेड़ा, ये कौन सा वाला बेल्ट है? ये आपका वेस्टर्न यूपी वाला बेल्ट है, जिसमें जो रीजन्स आते हैं आपके मेरठ, बरेली वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे चालकोलिथिक एज में ऑकर कलर्ड पॉटरी देखने को। फिर ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड वेयर इंडस वैली का पार्ट है। मोस्टली जो हमें पॉटरी देखने को मिलती है वो वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलती है, क्योंकि जो पॉटरी वाला कल्चर था, जो नियोलिथिक एक एज थी, नियोलिथिक जो एज है और जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो एक ट्रांजिशन वाली एज थी। वो उसके जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो हमें वेस्टर्न यूपी में मिलते हैं, क्योंकि बाद में जो ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, सेंट्रल यूपी वाला पार्ट है, वहाँ पे बहुत हैवी फॉरेस्टेड एरियाज थे। तो जब आयरन का जो जब डेवलपमेंट या डिस्कवरी हुई है, उसके बाद जो जंगल क्लियरेंसेस हुए हैं, तो वो काफ़ी लेट डेवलपमेंट वाला फेज़ है। इसीलिए ये जो पुराने हमें साइट्स मिलते हैं मोस्टली हमें वेस्टर्न यूपी की तरफ देखने को मिलते हैं। ब्लैक एंड रेड जो ब्लैक एंड रेड वेयर है इंडस वैली, ये आपका कभी भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कौन से पॉटरी का टाइप है, और उसको मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकता है। तो ये पेंटेड ग्रे वेयर है वैदिक कल्चर में, पेंटेड ग्रे वेयर। फिर एक नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है मौर्यन टाइम्स का। ये हमें ऊपर वाले एरियाज में वेस्टर्न यूपी में तो देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा हमें कौशाम्बी और श्रावस्ती वाला जो रीजन है, थोड़ा थोड़ा नीचे अगर आप जाएंगे, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रयागराज के आसपास वाला जो रीजन है, वहाँ पे भी हमें नदन ब्लैक पॉलिश वेयर, क्योंकि जो नदन ब्लैक पॉलिश वेयर है वो कब की पॉटरी है, वो काफ़ी लेट डेवलपमेंट है। जो हमारे मगधन और जो मौर्यन एम्पायर की पॉटरी थी, वो उसका एक स्पेसिमेन या उसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें पॉटरी पे बात हो गई है। इस पे यूपी स्पेसिफिक कुछ आर्किटेक्चर हैं जो कि यूपी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपी में क्वेश्चन इन आर्किटेक्चर स्टाइल्स पे हमेशा आ सकता है, कभी भी ये रिकरेंट थीम हो सकती है, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर हैं ये स्पेसिफिक टू यूपी है। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले देखेंगे हम चंदेला आर्किटेक्चर, चंदेला आर्किटेक्चर की जब हम बात करेंगे तो चंदेला आर्किटेक्चर में क्या है? चंदेला आर्किटेक्चर में हिंदू प्लस जैन स्टाइल है। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं खजुराहो, क्योंकि जब भी आप किसी आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ के टेम्पल के एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करने हैं। खजुराहो और महोबा वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमें चंदेला आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। लोकल ग्रेनाइट यहाँ पे, क्योंकि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहाँ पे ग्रेनाइटिक और ग्नाइसिक जो रॉक्स हैं, क्योंकि ये प्लाटो रीजन है और हिल एरियाज हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लोकल ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे अगर आप चंदेला आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो आप साइड में एक पंचायतन स्टाइल बता सकते हैं, क्योंकि चंदेला आर्किटेक्चर क्या है? चंदेला आर्किटेक्चर इज अबाउट जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल है, पंचायतन स्टाइल। मैं आपको इसके थ्रू ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब चंदेला आर्किटेक्चर पे सवाल आएगा तो आपको कैसे जो मल्टीपल चीज़ें आपने अपने हिस्ट्री में, जो आपने अपने कल्चर की बुक में जो पढ़ रखी हैं अलग अलग चीज़ें, तो उसको आप कैसे इंटीग्रेट करके एक होलसम आंसर बनाएंगे।
चंदेला आर्किटेक्चर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको जो चंदेला के बारे में इंफॉर्मेशन है बस वो करेंगे, उससे आपका वैल्यू एडिशन होगा। लेकिन जो जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वहाँ पे एग्जिस्टिंग, उसके बारे में भी आपको मेंशन करना है। जैसे कि ये पंचायतन स्टाइल, जो नगरा स्टाइल है, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का स्टाइल है, जिसमें पंचायतन में एक बीच में एक टेम्पल मेन श्राइन होगी और बाकी उसके चारों तरफ जो सब्सिडरी श्राइन्स होती हैं वो उसके चारों तरफ होती है। तो ये पंचायतन स्टाइल बहुत स्पेशल फीचर है एक नगरा स्टाइल का। बाकी हमें चंदेला स्टाइल में लेक्स देखने को मिलते हैं, टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं। तो लेक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हमें मेंशन करने हैं अगर अपने चंदेला आर्किटेक्चर में। किरत सागर मेंशन कर सकते हैं, मदन सागर, बेला सागर, इस तरह के जो लेक्स हैं ये चंदेला आर्किटेक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर टेम्पल्स में कंडारिया महादेव, लक्ष्मी टेम्पल, 64 जोगनी टेम्पल, इस तरह के टेम्पल्स, आप खजुराहो के टेम्पल्स हैं, ये आप अपने चंदेला आर्किटेक्चर में एज एन एग्जाम्पल बताएंगे। फोर्ट्स का मेंशन कर सकते हैं क्योंकि चंदेला आर्किटेक्चर इज नॉट ओनली अबाउट टेम्पल्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अदर आर्किटेक्चरल फीचर। तो फोर्ट्स में भूरागढ़ का फोर्ट है, कालिंजर का फोर्ट है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ चंदेला आर्किटेक्चर। तो अगर आप मल्टीपल चीज़ें कवर करेंगे तो उससे आपका जो आंसर बनेगा बहुत होलसम आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम एक आर्किटेक्चर की बात करते हैं, यूपी के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है शर्की आर्किटेक्चर। तो शर्की आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो शर्की आर्किटेक्चर स्टाइल है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें ऐड करेंगे जो कि यूपी से रिलेटेड हैं। तो इसमें सबसे पहले ये 2 डायमेंशनल आर्किटेक्चर है, एक वॉल की तरह हमें दिख रहा होता है, कोई भी मिनारेट्स नहीं है इस आर्किटेक्चर स्टाइल में। आप गूगल करके एक बार इसके पिक्चर भी देख सकते हैं, मिनारेट्स नहीं है। अटाला मॉस्क इसका एक एग्जाम्पल है, जंजीरी मॉस्क, जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा। जब भी आप किसी भी आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करेंगे तो उसके एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वही आपको मार्क्स फेच कराएगा इसमें जो मेंस के जब आप आंसर्स लिखेंगे। उसके अलावा कौन इसके पैटर्न्स थे, इब्राहिम शाह शर्की और हुसैन शाह शर्की का नाम आता है इसमें, जिन्होंने शर्की आर्किटेक्चर को पैटर्नाइज किया था। फिर हमें इसमें एक ब्लेंड ऑफ हिंदुइज्म प्लस इस्लामिक स्टाइल देखने को मिलता है, क्योंकि शर्की आर्किटेक्चर क्या है, शर्की आर्किटेक्चर जो है वो हमारा मेडिवल आर्किटेक्चर है, लेट मेडिवल आर्किटेक्चर है, जिसको प्रोविंशियल स्टाइल भी हम बोलते हैं। बाद में जब वो प्रोविंशियल स्टाइल्स बन गए थे तो उसमें से आता है। तो इसमें हमें बहुत एक ब्लेंड ऑफ हिंदुइज्म और इस्लामिक स्टाइल देखने को मिलता है। इसके अलावा शर्की आर्किटेक्चर में आप और अगर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो इसमें वहाँ का जो लोकल मटेरियल जो यूज़ होता है, जैसे कि येलो सैंडस्टोन है, क्योंकि वो जौनपुर वाला जो स्टाइल है, शर्की आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिराज ऑफ द ईस्ट, क्योंकि यहाँ का जो वो ग्रांडनेस है उसकी वजह से। तो इसमें आप लोकल कंटेंट अगर और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप लोकल जो मटेरियल यूज़ किया गया है, इसके अलावा कुछ आप जगह के जो नाम हैं, स्पेशली जैसे कि मैंने ये जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा इसमें मेंशन किया है, तो ये किन प्लेसेस में है स्पेसिफिकली, अगर आप वो मेंशन कर देंगे तो आपके आंसर में और ज़्यादा उससे वैल्यू ऐड होगी। नेक्स्ट हम एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ आगरा डिस्कस करते हैं यूपी के लिए, यूपी स्पेशल के लिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं, शर्की आर्किटेक्चर, चंदेला आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ आगरा। इस तरह से रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं आपके यूपी स्पेशल पेपर में भी, और इस तरह के आर्किटेक्चर को आप एज एन एग्जाम्पल, एज ए केस स्टडी आप अपने GS1 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आगरा का आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले फाउंडर कौन है, फाउंडेड बाय सिकंदर लोदी, 15th सेंचुरी। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए इंफॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है, आप उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें जो आगरा का स्टाइल है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है चार बाग स्टाइल। चार बाग क्या है, जैसे कि हमने पीछे देखा था चंदेला आर्किटेक्चर में पंचायतन स्टाइल था, एक मेन श्राइन था, उसके चारों तरफ सब्सिडरी श्राइन्स थी। यहाँ पे मुगल गार्डन्स है चार बाग स्टाइल में, जैसे जो हमें स्पेशली बाबर के टाइम्स के जो
स्टाइल हैं जो यमुना बैंक के आसपास देखने को मिलते हैं। फिर आगरा का फोर्ट है फतेहपुर सीकरी बाय अकबर। आगरा का फोर्ट यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। आगरा फोर्ट आप सभी ने अगर देखा होगा तो रेड सैंडस्टोन वहाँ का लोकलाइज मटेरियल। जब भी आप किसी आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करते हैं, अगर आप वहाँ जो भी मटेरियल यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल अगर हम तुगलक की बात करते हैं, तुगलक का जो आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ होता है। तो इस तरह से जब आप माइन्यूट डिटेल्स अपने आंसर में मेंशन करते हैं तो वो आपका आंसर ज़्यादा वैल्यू एडेड लगता है। फिर हम बात करेंगे इसमें फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल्स मिलते हैं? ये सारे आर्किटेक्चर ये जो है वो आगरा में एग्जिस्टिंग है। सवाल आगरा पे डायरेक्टली भी आ सकता है या फिर आप मेडिवल आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है उसमें भी आप इसको एज एग्जांपल्स एज पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। फिर हमें बुलंद दरवाज़ा के अलावा इसमें झलकारी बाई का पैलेस मिलता है, हिंदुज़म और एक जैनिज़्म का एक ब्लेंड है इसमें। फिर इबादत खाना है। फिर हमें सलीम चिश्ती टॉम मिलती है यहाँ पे जो कि वाइट मार्बल की बनी हुई है। पंचमहल मिलता है 5 स्टोरी पंचमहल। फिर आगरा में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आर्किटेक्चर जो है ताजमहल, शाहजहाँ का जो स्ट्रक्चर है, इसमें वाइट मार्बल का बना हुआ है, जाली वर्क, पिट्रेडूरा। किसी भी अभी इस जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ की जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जैसे कि पिट्रेड्यूरा है, टेसेलेशन है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, जब आपके आंसर में वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो आपका आंसर ऐसा लगता है कि हाँ किसी ऐसे इंसान ने आंसर लिखा है जिसको इन चीज़ों की नॉलेज है। तो वो कीवर्ड्स आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जैसे कि इसमें फ्लोरल डिज़ाइंस हैं, चारबाग स्टाइल, इसमें भी चारबाग स्टाइल है, चारों तरफ गार्डन्स बने हुए हैं। और इसके अलावा एक वाइट मार्बल टूम्ब है, इत्मादुद्दौला की टूम्ब है। ये हमें आर्किटेक्चर आगरा का आर्किटेक्चर है जो कि आगरा में देखने को मिलता है। ये आप अपने कल्चर के या आर्ट एंड आर्किटेक्चर के आंसर में एज वैल्यू एडिशन अपने जो जो आपका नॉर्मल जो आप कन्वेंशनल कंटेंट पढ़ रहे हैं आप उसके साथ इसको ऐड कर सकते हैं। अभी हमने हिस्ट्री में बात की थी, जो एंशंट और मेडिवल वाला फेज़ है वहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर और कुछ इम्पॉर्टेंट हमने एग्जांपल्स देखे थे। अब हम देखेंगे कुछ मॉडर्न जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। जल्दी से हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं ताकि वो क्रोनोलॉजी आप अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको यूज़ कर पाएँ और आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर पाएँ। तो पहले हम एक क्रोनोलॉजी इसकी देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल शुरू हुआ था वो उस टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी यूपी में थी, तब यूपी का जो रीजन है इट वाज कंट्रोल्ड बाय नवाब ऑफ दिल्ली एंड अवध। तो वो बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर वो एरिया कवर होता था। बाद में फिर ग्रेजुअली अगर हम क्रोनोलॉजी देखेंगे तो 1836 तक आते आते जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, तो ये जो पूरा रीजन है, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अलग हो गया और इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो आगरा में हेडक्वार्टर बनाया गया 1856 तक। यानी कि 1857 के रिवोल्ट से जस्ट इमिडिएटली उसके पहले डलहौजी अनेक्स्ड अवध एंड मेड इट पार्ट ऑफ कंपनी। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर द एजिटेशन, क्योंकि 1856 में अवध वॉज बींग एनेक्स्ड। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अपने कन्वेंशनल बुक्स में, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो कन्वेंशनल चीज़ें आप अपने स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ बैकग्राउंड ऑफ यूपी, कि उसमें आप अपने उस आंसर में कैसे यूपी की इंफॉर्मेशन को डालेंगे। फिर 1858 में अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो कि 1836 में बनाया था, उससे दिल्ली वॉज रूल्ड आउट, दिल्ली को बाहर निकाल दिया और जो बाकी जो बचा हुआ रीजन था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का, उसका हेडक्वार्टर बना दिया प्रयागराज को। फिर 1877 में जो नया डेवलपमेंट हुआ उसमें उसका नाम चेंज करके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट 1902 का देखेंगे हम, तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध।
यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, उसका नया जो एक नया नाम या उसका जो यूपी वाले रीजन का नाम रखा गया। फिर 1921 में यूपी को बनाया गया गवर्नर्स प्रोविंस, और जिसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ था, प्रयागराज में उसका हेडक्वार्टर था, उसको शिफ्ट करके उसकी जो कैपिटल है, उसका हेडक्वार्टर है, उसको शिफ्ट कर दिया लखनऊ में, गवर्नर्स प्रोविंस बना के 1921 में। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी वाज नोन एज यूनाइटेड प्रोविंस। फिर ग्रेजुअली आफ्टर द इंडिपेंडेंस 24 जनवरी 1950 इट वाज रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। तो जो फॉर्मेशन हुआ है, स्टेट फॉर्मेशन, उसमें उत्तर प्रदेश का जो नाम आता है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश, ये कभी कभी प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ लेते हैं, तो इसके लिए भी आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कभी कभी डायरेक्टली भी आ जाता है, उसके जो कॉजेज़ आ जाएंगे, उसमें लीडर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी और आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं कौन कौन से लीडर्स थे। तो सबसे पहले हम रीजन वाइज इसको, एग्जाम में कभी अगर किसी और कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आता है तो हम इसको मैप बना के भी ऐसे दिखा सकते हैं। अगर ये वाला पार्ट आपका मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको इस तरह से मैप के थ्रू भी दिखा सकते हैं, ताकि आपका कम से कम स्पेस भी ऑक्यूपाई हो और आपका जो बाकी जो मेन पार्ट है आपके आंसर का, वो भी आप वो उतने स्पेस में कवर कर पाएँ। तो इसमें 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें अगर हम स्टार्टिंग से एक एक करके हम नाम देखें तो मेरठ में कदम सिंह का नाम आता है। फिर बड़ौत में हम देखेंगे तो शामल, क्योंकि जब हम जनरल एक पर्सपेक्टिव से जब हम 1857 के रिवोल्ट की बात करते हैं तो हम मोस्टली 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन हम थ्रू आउट हम ये देखते हैं कि अच्छा 1857 का रिवोल्ट था तो उससे बंगाल वाले रीजन में कौन किसने पार्टिसिपेट किया था, या बिहार वाले रीजन में किसने पार्टिसिपेट किया था, या फिर पंजाब वाले बेल्ट में किसने पार्टिसिपेट, तो इस तरह से हम उसको रीजनली स्प्रेड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है यूपी स्पेशल की, जब हम यूपी स्पेशल की बात करेंगे तो हम यूपी से जो यूपी के स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बड़ौत में एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो बड़ौत में शाहमल का नाम आता है। झांसी में हम देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला, लखनऊ बेगम हज़रत महल। फिर हम बरेली में देखेंगे तो खान बहादुर खान, कानपुर में नाना साहेब एंड तांत्या टोपे। तो ये वाले जो लीडर्स हैं 1857 के रिवोल्ट के, ये स्पेसिफिक टू यूपी हैं। जब आपसे यूपी स्पेसिफिक में क्वेश्चन आता है तो आपको ट्राई टू राइट दीज नेम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, जब आपसे यूपी स्पेशल में अगर पेपर 5 में ये क्वेश्चन आता है तो एक बार और देख लेते हैं। मेरठ में कदम सिंह, बड़ौत शाहमल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला, लखनऊ बेगम हज़रत महल, बरेली खान बहादुर खान, कानपुर नाना साहेब एंड तांत्या टोपे। ये 1857 के रिवोल्ट पे हमने बात की। कुछ हम इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स ले रहे हैं जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है कि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो करंट अफेयर ओरिएंटेड ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा यूपी पीएससी के पेपर में भी बहुत ज़्यादा यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होते हैं। और यूपी स्पेसिफिक जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर सेंसस और इस तरह का जो डेटा होता है उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसको हम मोस्टली देख रहे हैं कि एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देख रहे हैं कि जब यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से आपको अपने जनरल आंसर को यूपी स्पेसिफिक बनाना है, तो इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसमें दो चीज़ें और कवर करते हैं, क्योंकि यूपी की एक फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री है। यूपी की फ्रीडम स्ट्रगल की जो हिस्ट्री है उसमें जब हम बात करेंगे तो हमें किसान मूवमेंट की बात आती है। जब किसान मूवमेंट, तो ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब चीज़ें हमें पता है कि हम जब अपने स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो हम उसमें ऑल इंडिया किसान सभा या यूपी किसान सभा की बात करते हैं। लेकिन
अब क्योंकि हमें लिखना है यूपी स्पेसिफिक आंसर, तो यूपी स्पेसिफिक आंसर लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो कि यूपी के लिए यूपी के लिए कुछ यूनिक हैं वो चीज़ें हमें ऐड करनी है। जैसे कि जब हम किसान मूवमेंट की बात करेंगे तो हम मदन मोहन मालवीय की बात करेंगे, हम गौरी शंकर मिश्रा की बात करेंगे, इंद्र नारायण द्विवेदी की बात करेंगे, झिंगुरी पाल की बात करेंगे, बाबा रामचंद्र की बात करेंगे। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कि जब हम यूपी के लिए जब हम किसान मूवमेंट के बारे में लिख रहे हैं, या फिर अगर इस टाइम का कोई डेवलपमेंट है, या फिर ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में आ रहा है, या फिर इस तरह के जो किसान मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो हमें कैसे उसको यूपी स्पेसिफिक बनाना है और हमें फिर उसका रीजन मेंशन करना है कि कहाँ कहाँ पे ये वाले जो रीजन जो मूवमेंट था वो कहाँ पे एक्टिव था। तो यूपी में भी प्रतापगढ़, इलाहाबाद और जौनपुर वाला जो रीजन है वो वहाँ पे ये जो मूवमेंट चला ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। फिर यूपी की जब हम बात करते हैं तो अवध एक यूपी का प्रोविंस, अभी हमने देखा था कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध, तो उसमें अवध किसान सभा, यूपी किसान सभा के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। और एक डेवलपमेंट जो इसकी वजह से हुआ, किसान का जो किसान मूवमेंट का एक आउटकम रहा, उसकी वजह से एक अवध टेनेंसी एक्ट। तो इस तरह से ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं, ये 6 या 7 या 8 कीवर्ड्स हैं, अगर ये आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होंगे, ये यूपी के जो आंसर्स हैं आपके उसमें रिफ्लेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली दिस विल क्रिएट एन एज फॉर यू ओवर द अदर्स। फिर हम एक और इसमें टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं आज के लिए। अ, एक हम सिंगल मूवमेंट, एका मूवमेंट, कभी कभी क्वेश्चन में एका मूवमेंट लिख के आता है, कभी कभी प्रीलिम्स में भी सिंगल मूवमेंट लिख के आता है। जब हम एका मूवमेंट की बात करते हैं तो एका मूवमेंट कौन सा मूवमेंट है? ये उस टाइम का मूवमेंट है जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो ये उसके पैरेलल या उसके कंटेम्प्रेरी मूवमेंट। तो अब उसमें हमें एका मूवमेंट में बात करनी है कि कौन कौन से रीजन्स में ये एका मूवमेंट चला। तो यहाँ पे एका मूवमेंट में हमें हरदोई, बहराइच, सीतापुर, ये जो अवध वाला जो रीजन है, अवध के जो फार्मर्स हैं उन्होंने किया था ये एका मूवमेंट। और जब आपके मेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो आप यूपी में एका मूवमेंट लिखेंगे, कोई लिखेगा कि जो एका मूवमेंट हुआ था वो यूपी में हुआ था, और एक दूसरा कैंडिडेट है अगर वो मेंशन करता है कि हरदोई, बहराइच और सीतापुर में हुआ था। डेफिनेटली जो ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स मेंशन करेगा तो वो ज़्यादा उसका आंसर इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा रहेगा। तो अब उसके रीजंस हम देख लेते हैं। जनरल जो जो हम रीजंस की बात करते हैं, रेंट इंक्रीज हुआ था इसकी वजह से एक एका मूवमेंट, या फिर रेंट टू बी पेड इन काइंड। जो पहले ऐसा होता था कि जो आप रेंट पे कर रहे होते थे तो उसको कैसे आप या तो कैश में पे करोगे या तो काइंड में, आपका जो प्रोड्यूस है, जो आपकी फसल आ रही है उसके फॉर्म में। तो वो इसके अगेंस्ट ये जो मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो एका मूवमेंट है। और लीडर में हमें मदारी पासी का नाम याद रखना है। इस तरह से जो छोटे छोटे इवेंट हैं जो कि उत्तर प्रदेश की जो हिस्ट्री में हुए थे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो वो चीज़ें हमें करनी है, ताकि हम अपने जनरल कंटेंट में इस तरह से छोटे छोटे जो बिट्स हैं वो ऐड करके अपने आंसर को ज़्यादा वैल्यू एडेड बना पाएँ, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं अपने GS1 के पेपर में भी, अलॉन्ग विद यूपी स्पेशल पेपर 5। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए जो यूपी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसमें हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम कुछ और सेशंस में भी बात कर लेंगे। हम इकोनॉमी की बात करेंगे, यूपी में इकोनॉमी की कंडीशंस की बात करेंगे, और इकोनॉमी में हम फिर इसके अलावा हम यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की पॉलिटी भी बाकी और दूसरे सेशंस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।